नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हूं ईशान शर्मा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही रहती है कि कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर आप तक जानकारियां लाते रहें और आप उन जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन या जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, चर्चाओं में बना रहता है। आप सभी ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस विषय के बारे में ज़रूर सुना होगा। ना सिर्फ सुना होगा, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि हमारे पर्यावरण में, हमारी जलवायु में कितना परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। इसके चलते पूरा भारत एवं विश्व जो है हमारा इस विषय को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसी के चलते आज के इस कार्यक्रम में हमने इस विषय को सम्मिलित किया है। आज का हमारे इस कार्यक्रम का विषय है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाला प्रभाव। और इस विषय पे हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर रितेश गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, डॉक्टर साहब जो हैं ये वाइस प्रिंसिपल है स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मशोबरा में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये शब्द है, जो विषय है जलवायु परिवर्तन का, ये काफ़ी बड़ा है। अगर हम इस पे बात करना चाहें तो काफ़ी घंटों तक बात कर सकते हैं, पर हमारा ये विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि कृषि पर इसका क्या प्रभाव है जी। पर मेन विषय पे आने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जलवायु परिवर्तन है, ये क्या है असल में। जी, सबसे पहले तो ईशान जी, मैं अपने किसान भाइयों का बहुत उनका भी स्वागत करता हूं और दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे दूरदर्शन ने मेरे प्यारे किसान भाई बहनों से रूबरू होने का एक अवसर दिया है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहम है और आजकल यदाकदा इस मुद्दे पर बात होती रहती है। बहुत ज्वलंत विषय है आज का ये जलवायु परिवर्तन, और किस तरह से हमारी कृषि को प्रभावित करता है ये तो और भी महत्वपूर्ण है जी। तो सबसे पहले जैसे आपने पूछा है कि संक्षेप में मैं जलवायु परिवर्तन के बारे में बताऊं, तो जलवायु परिवर्तन अमूमन हम इसको इस तरह से देखते हैं कि हमारे आसपास के मौसम में जो बदलाव है, चाहे वो तापमान में वृद्धि है, चाहे वो बारिश की अनियमितता है या अत्यधिक बारिश का होना, या सूखे का लंबे समय तक रहना, तो इस तरह के जो बदलाव हम अपने आसपास के पर्यावरण में, वातावरण में जो हम बदलाव देखते हैं, अगर ये बदलाव लंबे समय तक हमें देखने को मिले तो उसको हम एक जलवायु परिवर्तन का नाम देते हैं, जिसको हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, तो आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पर हमें फ़ोन करके। हमारे फ़ोन नंबर है 28000177 और 28000178। और यदि आप शिमला के बाहर से हमें फ़ोन कर रहे हैं तो यहाँ का STD कोड 0177 ज़रूर लगाएं। तो ये तो बात हो गई दर्शकों के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके मुख्यतः क्या रीज़न्स है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है? जी, देखिए, इससे पहले कि हम जिस तरह से हमने जलवायु परिवर्तन की बात की, एक और टर्म है जो मैं अपने किसान भाई बहनों के जहन में लाना चाहता हूँ, वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो जनरली क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी तो गर्म होती है, लेकिन वो गर्म होने के बाद जो रेडिएशन, जो पृथ्वी से जो विकिरणें निकलती हैं, वो हमारे वातावरण में जाती हैं। तो यदि हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की अत्यधिकता है, वो बहुत ज़्यादा उनकी सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो जो विकिरणें हैं, वो जो गर्मी है, वो पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती उसके वातावरण से, और परिणाम स्वरूप हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है जी। तो जलवायु परिवर्तन के मुख्यतः जो बड़े जो दो कारण हैं, वो तो एक तो प्राकृतिक कारण है और एक है मानव जनित कारण। तो जो प्राकृतिक कारण है वो तो हमारे बस में नहीं है। जिस तरह से ज्वालामुखी यदाकदा फटते हैं, विश्व में अनेक
स्थलों पर, और पृथ्वी का अपनी सतह, अपनी धुरी पे घूमना, अगर वो कुछ ढंग से नहीं घूम रही है वो है, या टेक्टोनिक प्लेट्स जो पृथ्वी की हैं वो उनमें कोई हलचल होती है, या सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह के ये जो कारक हैं ये तो प्राकृतिक कारक है, इस पर इंसानों का इस पर हमारा कोई बस नहीं। लेकिन जो मुख्य जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं वो मानव जनित हैं, और उसमें सबसे मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेस का हमारे वातावरण में बढ़ना। और वो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ती हैं हमारे जो औद्योगिकरण जो हो रहा है, जिस तरह से, जिस गति से औद्योगिकरण सभी देशों में हो रहा है, और ईंधन जो जैव ईंधनों का इस्तेमाल हम करते हैं, साथ ही जो हमारे व्हीकल हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे होने वाला प्रदूषण जो है, व्हीकुलर जो पॉल्यूशन है, अब ये इन सब की वजह से हमारे जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ रही है। इसके साथ ही क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है, जिस तरह से विकासशील जितने भी देश हैं आप जानते हैं, वहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके स्तर में बहुत वृद्धि होती है हमारे वातावरण में। और हमारे जो पशु हैं जितने भी, जिनको हम पालते हैं, तो उनकी संख्या अगर बढ़ती है तो वो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। जी, तो अब बात करते हैं कि कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, सीधे तौर पर या इनडायरेक्ट तरीके से किस तरह से ये प्रभावित करता है हमारी कृषि को, हमारी फसल की उत्पादकता को और गुणवत्ता को। देखिए ईशान जी, प्रश्न बहुत बड़ा है। हम समय के देखते हुए इसका मैं किसान भाई बहनों को जानकारी देता हूँ। कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही रूप से इसका जो है वो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। हमारी कृषि में मुख्यतः हमें सबसे पहले तो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे भूमि है, मृदा है, मिट्टी है, जल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मृदा में जितनी भी होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। और मृदा जब प्रभावित होती है तो निश्चित तौर पे हमारे पौधों की जो फसल की जो पैदावार है, जो ग्रोथ है, उस पर इसका फर्क पड़ता है। जल बहुत महत्वपूर्ण घटक है हमारी कृषि का। तो क्योंकि जिस तरह से हमारे पहाड़ी प्रदेश हैं, हम हिमाचल की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हमारी जो स्नोफेड रिवर्स हैं जिनसे साल भर हमको पानी मिलता है, वही हमारा स्रोत है हमारी सिंचाई का। तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चिंता का एक विषय बनने जा रहा है कि हमारी कृषि जो जल आधारित है तो कैसे हम वो उसको पूरा करेंगे, जल की समस्या को कैसे निपटा जाए। और हमारा जो अधिकतर जो फसल का जो सीज़न है, जिस तरह से हम खरीफ फसलों की बात करते हैं, तो वो मानसून आधारित है, जो साउथ वेस्ट मानसून आती है। तो मानसून जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून में बहुत अनियमितता है, बहुत बदलाव आए हैं। समय पर मानसून नहीं आती है, और जब आती है तो अत्यधिक आती है, जिससे कम भी आती है। जी बहुत बार देखा है कम आती है। और जिस तरह से शीत काल में जो बर्फ पड़ती थी हमारे पहाड़ी प्रदेशों में, वो नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारे जो नेचुरल सोर्सेज उस पर फर्क पड़ा और हमारी कृषि उससे प्रभावित हुई है। दूसरी बात, हमारे जो कृषि में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े और बीमारियां हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन से बहुत तरह से प्रभावित हुए हैं। कीड़ों में एक बहुत खासियत, भगवान ने उनको एक वरदान दिया है कि जैसे ही जलवायु में कोई परिवर्तन होता है, ये अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेते हैं। तो वो परिवर्तन हमारी कृषि के लिए अधिकतर जो है वो हानिकारक रहते हैं, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए जो कीड़े हैं वो फसलों की ओर रुख करते हैं। तो आने वाले समय में और आजकल भी नए कीड़ों का
जो है वो हमारी फसल पे आ रहे हैं, उनके जीवन चक्रों में बदलाव हो गया है। एक साल में एक सीजन में उनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बढ़ती है, उनकी जो प्रजनन के जो चक्र हैं वो बढ़ते हैं, तो उसके बढ़ने से उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, नए कीड़ों का आवाहन होता है, तो हमारी फसल पर इनका प्रकोप सीधे तौर पर उनका प्रकोप होता है। साथ ही बहुत सारी बीमारियां जो जिस तरह से अत्यधिक बारिश के होने से बहुत सारी ऐसी हानिकारक बीमारियां, रोग हैं जो हमारी फसलों को लग जाते हैं और हमारी पैदावार को सीधे तौर पे उसका नुकसान होता है, देखना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, ये जो हमारी कृषि पर जो इसका प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, उसके बाद जो हम आम इंसान हैं जो खाने का सेवन करते हैं, उन पर भी क्या खतरा आप देखते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर? एक तो किसानों को अलग खतरा है, अपनी फसल बचानी है, और उसके अलावा जो बाकी विश्व है जो इस पर निर्भर रहता है किसानों द्वारा पैदा किए गए फसलों पर, उन पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ का? देखिए, सबसे पहले तो बात खाद्य सुरक्षा की ही आती है। जी। तो जो जलवायु परिवर्तन है, इसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारी खाद्य व्यवस्था पर पड़ता है। खाद्यान्न जितना कम होगा उतनी ही समस्या बढ़ेगी। तो हमारा जो किसान है वो आज जूझ रहा है अनेक तरह की समस्याओं से। तो उनमें मुख्यतः ये जो जलवायु परिवर्तन है वो सबसे इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है। तो क्योंकि जैसे हमने अभी बात की, विभिन्न प्रकार के नए रोग, नए कीड़े दिन ब दिन जो हैं वो फसलों पर आ रहे हैं, और आजकल प्रयोग होने वाली जो फसलों की किस्में हैं वो भी उस बदलते पर्यावरण की वजह से उसमें नहीं अच्छे ढंग से उसके साथ नहीं चल पा रही हैं। तो ये तो बात सीधे तौर पे, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कृषि जो है वो उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। लेकिन उसके साथ क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें पशुपालन भी जुड़ा है, बागवानी भी जुड़ी है। जी बिल्कुल। तो ये तीनों ही सेक्टर इससे जो जलवायु परिवर्तन है उससे प्रभावित हुए हैं। हमारी बागवानी फसलें वो भी सबसे ज़्यादा अति संवेदनशील होती है पर्यावरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। तो उनकी जिस तरह से हम वर्ष अगर 2003 की बात करें तो 2003 में पाले के अत्यधिक प्रकोप की वजह से हमारे देश में केला, पपीता, अमरूद, आम के इन सभी फसलों की बहुत कम पैदावार हुई थी अत्यधिक पाले की वजह से। और अगर हम मॉनसून में अनियमितता की बात करें तो वर्ष 2009 में हमारे देश में चावल की जो पैदावार थी वो बहुत कम हुई थी मॉनसून में अनियमितता की वजह से। इसी तरह वर्ष 2003 में शीतलहर के अधिक प्रकोप की वजह से हमारी बहुत सारी फसलों को नुकसान हुआ था। और जिस तरह से मार्च महीने में हम बात करते हैं, जैसे गेहूं की कटाई, गेहूं के पकने का समय होता है, तो उस समय अगर तापमान में वृद्धि होती है जैसे वर्ष 2004 में हुआ था, तो उसकी वजह से गेहूं की जो पैदावार है उस पर बहुत उसका विपरीत असर हुआ था। तो हमारी कृषि और पशुपालन भी इस तरह से बहुत उससे प्रभावित हुआ है। पशुपालन में की बात अगर हम करें तो हमारे जितने भी दुधारू पशु जैसे हमारे किसान उनको पालते हैं, तो वो पशुओं को अगर बारिश समय से नहीं होती है, सूखा चारा हम पशुओं को खिलाते हैं, उसको ढंग से काटा नहीं जाए, उसकी चॉपिंग नहीं की जाए, तो पशु को उसको मेहनत करनी पड़ती है उसको पचाने में उसको। तो अगर वो मेहनत ज़्यादा करता है, पशु के सिस्टम में वो चारा ढंग से नहीं जाता है, तो मीथेन गैस की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। और मीथेन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हमारा जलवायु परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम अपने पशुपालकों को कहते हैं कि गर्मियों के दिनों में अच्छे से चारा पशुओं को खिलाएं, चॉप करके उसको काट करके उसको पौष्टिक बना के पशुओं को खिलाया जाए ताकि मीथेन प्रोडक्शन जो है वो उसमें कमी आ सके। जी आपने बहुत अच्छा बताया, ना सिर्फ कृषि के बारे में बल्कि बागवानी पर भी और हमारा जो पशुपालन क्षेत्र है उस पर भी इसका असर पड़ता है। ये तो बात हो गई कि क्या क्या समस्याएं हैं जो आती है। इसके निवारण के लिए हम क्या क्या कदम है जो उठा सकते हैं या उठाए जा रहे हैं मौजूदा समय में?
देखिए ईशान जी, हमारी सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी किसान भाई बहन हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उसके अनुरूप जो है वो उसका कीमत अदा नहीं होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ सरकार की तरफ से इसमें बहुत ऐसे पहल की गई हैं। सबसे पहले तो हम विभिन्न स्तर पर जो सरकार है वो जागरूकता अभियान चलाती है। विभाग जो है के जितने भी अधिकारी हैं वो समय समय पर हमारे जो किसान हैं उनको जागरूक करते हैं इस विषय पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो किसान को ये पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मेरी कृषि कैसे प्रभावित हो रही है और मैं उससे लड़ने के लिए, उस समस्या से लड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निक्स अपनानी चाहिए। तो एक तो ये है जागरूकता बहुत जरूरी है। जब तक उसे पता नहीं होगा कि किस वजह से जो उसकी फसल खराब हो रही है या उसकी उत्पादकता कम हो रही है, तो वो किस तरह से उसका निवारण करे, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन अवरोधी किस्मों का विकास, जिनको हम क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ क्रॉप्स हम कहते हैं। अच्छा। हमारे जो साइंटिस्ट वर्ग है, जो खोज करता है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी बहुत सारी किस्मों का विकास भी किया है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अब देखिए, हम इस समय में अपनी जो देसी किस्में थी फसलों की और मोटे अनाज हैं, जैसे मिलेट्स की हम बात करते हैं, परंपरागत फसलों की हम बात करते हैं, कोदा, कंगनी, चौलाई, इस तरह की फसलों की हम बात करते हैं, वो हम आज नहीं लगाते हैं। हम भूल चुके हैं। तो ये फसलें जो हैं वो जो जलवायु परिवर्तन है उससे लड़ने में हमारी बहुत सहायता करती हैं। और साथ ही इनकी जो जल की जो डिमांड है जो वो बहुत कम रहती है, लेकिन इसके साथ ही इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। तो अगर हम इन फसलों की तरफ थोड़ा रुझान करते हैं तो एक तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे, दूसरे हमारे किसान भाई बहन जो है वो जो ये वैश्विक स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे उनको लड़ने में मदद होगी। साथ ही हमारी जो फसल की प्रबंधन प्रणाली है, जैसे क्रॉप मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो उसमें हम जब भी कोई फसल लगाते हैं तो हमको ऐसे तरीकों का चुनाव करना होगा जो हमारे वातावरण में कम से कम प्रदूषण करें। जिस तरह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जैविक खेती की हम बात करते हैं, तो इस तरह की विधियां अपनाकर, केंचुआ खाद है, जैविक या प्राकृतिक खेती है, इनको अपना के हम अपने जो किसान भाई बहन हैं वो हमारे जो एक तो हमारे वातावरण में कम प्रदूषण होगा, दूसरे ये कम लागत वाली जो है खेती है, तो उससे उनके पैसे की भी बचत होगी, वो करें। और जितनी भी फसल की तैयारी, फसल को लगाते समय या फसल को लगाने के बाद खेत में जितने भी तरह के कार्य होते हैं वो कल्चरल प्रैक्टिसेस जो वो करते हैं वो अच्छे से की जाए। जिस तरह से जुताई है खेत की, खेत में जो पुरानी फसलों के अपशिष्ट पड़े हुए हैं उनको वहाँ से निकालें, क्योंकि उनमें बहुत सारे कीड़े और बीमारियाँ उसके अंदर रहते हैं। तो गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि मिट्टी से कीड़े जो हैं उनके अंडे बाहर निकलें और वो धूप की गर्मी से जो है वो मर जाए। तो इस तरह से खरपतवार हैं जिस तरह से खेतों में, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से खरपतवारों की संख्या भी बढ़ी है, तो खरपतवारों को खेत से समय समय पर निकालें और जो फसल है उसमें मल्चिंग जो है वो का प्रयोग करें, तो जिससे जल संरक्षण भी होगा, मिट्टी का संरक्षण भी होगा और साथ ही साथ जो है वो खरपतवार भी फसल में नहीं आएंगे। तो इस तरह की विधियां हमारे जो किसान हैं वो अपना सकते हैं। और सबसे जैसे हमने बात की कि जल की, तो वाटर मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारी प्राचीन विधाएं जो थी, जिस तरह से कि जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, वाटर शेड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो वो उन विधाओं की तरफ हमें रुझान करना चाहिए। और चेक डैम्स हैं, हमारे नदी नाले हैं, उन पे ये बन रहे हैं, बनाए जाएं। और साथ ही जो हमारी जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी है 2002 की, उसमें बहुत सारे राज्यों ने, हमारे देश के
मैंडेटरी था वहाँ पे कि उनको रेन वाटर जो रेन रूफ वाटर है उसका रेन का वो उसको इकट्ठा करके जो है वो दोबारा से उसका प्रयोग करें। तो इस तरह की विधियां अपना करके जो है वो हम लोग अपने प्रदेश में भी अपने किसानों को उसमें जागरूक कर सकते हैं। किसान भाई बहन अपने स्तर पर अपने घरों में इस तरह से छतों का निर्माण करें कि वो जो जल है वो एकत्रित होकर दोबारा उसका हम अपने कृषि के लिए उसका उपयोग कर सकें। फसल विविधीकरण को किसान अपनाएं, जिसको हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। किसान ये देखें कि आज ज़रूरत हमें किस चीज़ की है, क्या उगाने की ज़रूरत है, तो वो मार्केट में लेकर के जाएं प्रोड्यूस। तो वो भी एक तरीका है जलवायु परिवर्तन से लड़ने का। और हमारी जो कीट प्रबंधन की हमने बात की, तो कीटों के प्रबंधन के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जो वातावरण को कम से कम नुकसान करे। जिस तरह से हम एकीकृत जो नाश जीव प्रबंधन की बात करते हैं, IPM की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब सभी तरह के तरीकों को का मिला जुला स्वरूप। आपको कल्चरल जो प्रैक्टिसेस खेत में काम करना है, हाथ से कीड़े मारने हैं, निकालने हैं, सड़े गले पत्ते निकालने हैं, आपको समय समय पर आपको लगता है तो रसायनों का छिड़काव भी करना है, लेकिन तभी करना है जब उसकी आवश्यकता हो। और आपको जो प्राकृतिक जो हमारी जड़ी बूटियां हैं उनके घोल बना करके हम अपनी फसलों के ऊपर उनका छिड़काव करें। तो इस तरह के तरीकों को अपना करके जो है वो हमारे किसान भाई बहन जो है वो इस तरह उससे लड़ सकते हैं। साथ ही हमारी जो मौसम पूर्वानुमान की जो व्यवस्था है वो उसमें हम थोड़ा और सुधार ला सकते हैं। हमारा जो एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो समय समय पर हमारे किसानों को ये जानकारी दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भी उन तक पहुंचाते हैं कि मौसम किस तरह का रहने वाला है, उस तरह से किसान भाई बहन अपना काम कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को उनके ब्लॉक स्तर तक, पंचायत स्तर तक जो है वो पहुंचाई जा सके, मोबाइल ऐप्स के थ्रू उन तक पहुंचाई जाए, तो वो समय रहते अपनी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपनी कृषि को सुधार सकते हैं। सुधार सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम आप देख रहे थे, इसमें आज हमने चर्चा करी है जलवायु परिवर्तन और उस पर कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव की। ना सिर्फ किसानों पर बल्कि हम सभी पर इसका प्रभाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये ना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने इस पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा कर सकें। डॉक्टर साहब, अंत में कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को पर्यावरण के प्रति, तो बहुत अच्छा होगा। जी, हमने कृषि पे तो बात कर ली कि किस तरह से कृषि पे इसका प्रभाव। मैं अपने किसान भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि अपने व्यक्तिगत स्तर पर जितना हो सके जल को बचाएं। आपके घरों में अगर नल के टिप कर रहे हैं तो आप उनको ठीक करवाएं, बंद करें। आपके घर में यदि 5 कमरों में आप रहते हैं तो एक कमरे में ही आवश्यकता पड़ने पर लाइट चलाएं। और जितना हो सके जो गाड़ियां हैं उनको पूल करके यूज करें। अगर एक घर में 3 गाड़ियां हैं तो एक ही गाड़ी में जाने की कोशिश करें। और साथ ही आपके घर में यदि किसी का जन्मदिन होता है बच्चे का, तो उसे गिफ्ट में कोई पौधा दिया जाए और उसको साल भर उसकी देखभाल करने के लिए उसको कहा जाए। तो इस तरह के व्यक्तिगत स्तर पर मैं उनको अपनी तरफ से एक सुझाव दे रहा हूँ। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।